हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं सी सुमित त्यागी, आप देख रहे हैं सुमित सर क्लासेस। और हमने अब तक अपने इस वीडियो लेक्चर्स में पार्टनरशिप फंडामेंटल एंड एनपीओ कंप्लीट कर लिया है। और आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा अपना नेक्स्ट चैप्टर क्लास 12th का, जो कि है गुडविल। ये गुडविल क्या होती है, गुडविल की कैलकुलेशंस क्या होती हैं, ये सभी अब हम लोग अपने आने वाले 3 से 4 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं और आप शुरू करते हैं मिलकर गुडविल। तो मैं सबसे पहले आपके साथ बात करता हूं कि गुडविल क्या है। और गुडविल से मेरा मतलब है कि गुडविल इज नथिंग बट अ probability that your old customer will resort to old place। कहता है गुडविल कुछ नहीं है, गुडविल कुछ नहीं है, गुडविल सिर्फ और सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है कि आपका पुराना कस्टमर लौटकर आपके पास ही आएगा, उसी को गुडविल कहा गया है। इसके अगर मैं बात करूं तो इसमें चीज बोली जाती है कि गुडविल इज इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू डिफाइन। अब कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में आपके पास आता है कि डिफाइन गुडविल, तो आप इसे लिख देते हो कि जी गुडविल इज इजी टू अंडरस्टैंड बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, तो मार्क्स कटेंगे सर, इसके कोई मार्क्स नहीं है। कई बार एग्जाम में आता है डिफाइन गुडविल या व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, तो आप लोग कहते हो गुडविल इज नथिंग, पूरा लिखना पड़ेगा। गुडविल इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स उम्मीद है कि आपका कस्टमर लौट कर आपके पास आएगा। आपने कई बार सुना होगा, जैसे चलो अब तो नंबर ऑफ फोन आ गए, जब हम लोग बड़े हो रहे थे ना तो एक फ़ोन की कंपनी थी नोकिया, आज भी है, बट उस समय उसकी एक अलग ही मार्केट थी। आप किसी से भी पूछोगे कि भाई कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो वो छूटते कहते था नोकिया। जिसने एक बार नोकिया यूज़ कर लिया वो दूसरा फ़ोन यूज़ नहीं करता था। तो ये नोकिया की क्या है, उसकी गुडविल है। आपने कई बार सुना होगा कि यार फलाने बंदे का या फलानी कंपनी का ना नाम बोलता है, तो एक्चुअली कोई नाम थोड़ी बोलता है। या हम लोग बोलते हैं कई बार कि भाई उसका नाम मार्केट में चल रहा है, आजकल ये टीचर है मार्केट में इसका नाम बहुत चल रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि शाम को उसके नाम मार्केट में निकलते हैं चलते हैं, नहीं। वो कैसे पता लग रहा है कि उसका नाम बोलता है या उसका नाम बहुत मार्केट में चल रहा है। आप जिस भी स्टूडेंट से पूछोगे पता लगेगा वो उन्हीं पे पढ़ता है, तो इट मीन्स कि उनका नाम मार्केट में काफ़ी चल रहा है। सेकेंड पॉइंट, अगर मार्केट में जैसे यहाँ पे गुडविल के अकॉर्डिंग क्या है कि चलो आपके पास नया कस्टमर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपका पुराना कस्टमर लौट कर आपके पास आ रहा है तो उसे आपकी गुडविल मान लिया जाएगा। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी होगी, 1 मार्क में कई बार आ जाती है। गुडविल को डिफाइन करो तो गुडविल इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी दैट योर ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं गुडविल पे। इसका नेचर डिफाइन करने के लिए AS 26 है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन के लिए AS 10 है। AS 26 आपको सिर्फ ये बताता है कि कौन सा एसेट गुडविल, कौन सा एसेट एक इंटेंजिबल एसेट है या नहीं, क्योंकि गुडविल क्या है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि इंटेंजिबल होते हैं हमारे वो एसेट्स जो कि जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है गुडविल, कि भाई गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है, टेंजिबल एसेट। अब कौन सा एसेट इंटेंजिबल एसेट होता है वो AS 26 बताता है, तो वहां पर गुडविल फॉल करता है। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, ये कौन बताएगा, AS 26।
लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी? गुडविल को वैल्यू करने के ना अलग अलग मेथड्स हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे एक मेथड है एवरेज मेथड। एक आएगा आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड्स, और एक आता है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। तीन अलग अलग मेथड चलते हैं। हालांकि सुपर प्रॉफिट में भी दो मेथड हैं, एक सिंपल एवरेज मेथड और एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। सुपर प्रॉफिट में एक ही चलेगा। कैपिटलाइजेशन के भी दो मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल की वैल्यूएशन, ये हमारा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आता है। अगर मैं बोर्ड एग्जाम के वेटेज की बात करूं तो 3 मार्क्स की वेटेज आप इस चैप्टर की मानकर चल सकते हैं। यहां से सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है, और जो बड़े क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे, बड़े चैप्टर्स एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उनमें इसकी वैल्यूएशन भी कैलकुलेट करने को आपसे पूछी जा सकती है। तो 3 मार्क्स की वेटेज तो आप इसकी मान के चलेंगे ही चलेंगे। अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो एक पॉइंट जो थ्योरी में यहां से कवर होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या गुडविल के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ गुडविल को फील कर सकते हो। वो भी कैसे? कि भाई किसी का नाम मार्केट में चलता है, किसी का नाम बोलता है, आप देखते हो कि उसके पास कस्टमर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो इट मीन्स उसकी गुडविल अच्छी है। तो ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इट डज नॉट हैव सेपरेट existence from that of enterprise। इसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। अगर बिजनेस है तो उस बिजनेस की गुडविल है, अगर वो बिजनेस बंद हो गया तो उस बिजनेस की गुडविल भी किसी काम की नहीं रह जाएगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बिजनेस अलग है और उसकी गुडविल अलग है, नहीं। जब तक बिजनेस है तभी तक उसकी गुडविल है। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। आपने सुना है ना, जिसकी जितनी गुडविल उसके उतने ज्यादा प्रॉफिट, जिसकी जितनी कम गुडविल उसके उतने कम प्रॉफिट। जो बिजनेसमैन की लड़ाई है वो लड़ाई प्रॉफिट की है, बट वो इनडायरेक्टली गुडविल की भी लड़ाई है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारी गुडविल एक बार बन गई तो प्रॉफिट तो फिर हम बैठ कर खाएंगे। कई बार आपने सुना होगा, अगर बिजनेस पेरेंट्स में है, या आपने वैसे भी सुना होगा कि एक बार नाम बन जाए, बस कैसे ही करके मार्केट में एक बार नाम बन गया तो फिर तो हम बैठ कर खाएंगे। It is an attractive force which brings customers to the business place। कहता है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स से क्या मतलब है? अट्रैक्टिव फोर्स से मतलब है कि जिसकी अच्छी गुडविल होगी, लोग उसकी तरफ दौड़े चले आएंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये आपकी
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो एक टॉपिक और इसमें कवर होता है, नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। क्या गुडविल की वैल्यूएशन हर साल करना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। गुडविल की वैल्यूएशन हर साल करना जरूरी नहीं है। गुडविल की वैल्यूएशन सिर्फ उन केसेस में करने की जरूरत है। मान लेते हैं कि अगर आपके पार्टनरशिप बिजनेस में चेंजेस आए, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी चाहिए। मान लेते हैं कोई न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, तो आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी चाहिए। मान लेते हैं कोई पार्टनर रिटायर हुआ है, ये सारे चैप्टर्स भी हैं आपके कोर्स में। पार्टनर्स रिटायर होता है या फिर मान लो पार्टनर की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो इन केसेस में आपको करना पड़ेगा। और भी है, सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर आपने अपना पार्टनरशिप फर्म सोल्ड कर दिया है, जब आप अपनी पार्टनरशिप फर्म सोल्ड करोगे तो सामने वाले से पैसा मांगोगे ना, तो उस पैसे में एक बड़ा पार्ट आपकी गुडविल का होगा कि आपका जितना प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है, जितनी गुडविल है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। अमलगामेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, ये अभी आपके सर के ऊपर से जाएगा थोड़ा, बट फिर भी आप लिख लेना। कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू अ कंपनी, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू अ कंपनी। तो बेसिकली ये वो सिचुएशंस हैं जहां पर आपको गुडविल की वैल्यूएशन करने की आवश्यकता आ पड़ती है। या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आया है, नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है, पार्टनर रिटायर हुआ है, डेथ हुई है पार्टनर की, पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि देखो बेसिकली क्या है, पीएसआर चेंज हुआ तो उनके बीच में जो पुराने प्रॉफिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। नया पार्टनर एडमिट होगा तो आप उसे कहोगे कि भाई गुडविल का भी हिस्सा लाना है। जो पार्टनर रिटायर होगा वो अपने गुडविल का शेयर लेकर जाएगा। किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली, तो हमें उसके परिवार को उसके गुडविल का शेयर भी देना पड़ता है। अगर हम अपनी पार्टनरशिप फर्म किसी को सोल्ड कर रहे हो, किसी और को बेच रहे हैं, तो हम उससे एक सेल प्राइस कैरी करेंगे। वो सेल प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा? वो गुडविल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। पार्टनरशिप फर्म अमलगामेशन का मतलब होगा, जैसे आपने कई बार सुना होगा हीरो होंडा, अब तो अलग हो गए, तो वो अमलगामेशन, जहां पर दो अलग अलग कंपनीज मिलकर एक साथ काम करती हैं, उसको अमलगामेशन कहा जाता है। मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, इस तरीके से। कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू अ कंपनी, कई बार हम अपनी पार्टनरशिप फर्म हमने रजिस्टर कराई होती है, हमने काम किया 4 साल 5 साल, अब हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं प्राइवेट कंपनी में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, तो वहां पर भी हमको, क्योंकि कन्वर्जन भी एक तरीके से सेल है भाई, जैसे हमने अपनी फर्म को सोल्ड कर दिया किसी न्यू कंपनी को, तो वहां पर भी हमको अपनी गुडविल शो करनी पड़ती है। ये आखिरी के 2 पॉइंट्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। एक आती है आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। मार्केट में आपकी गुडविल, आपके मान सम्मान की क्या वैल्यू रहेगी, ये डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पर, जैसे कि आपकी मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कर लो या एफिशिएंट मैनेजमेंट कर लो। जिसकी मैनेजमेंट जितनी ज़्यादा एफिशिएंट, आपने देखा होगा कई बार, इसको मैन पावर भी हम लोग बोल सकते हैं ना मैनेजमेंट को, कि एक ही इंडस्ट्री में 2 अलग अलग राइवलरीज हैं, 2 अलग अलग बिजनेसेस हैं, दोनों के पास सेम मशीन्स हैं, दोनों के पास सेम मटेरियल है, सब कुछ सेम है, फिर भी एक का प्रोडक्ट ज़्यादा सोल्ड आउट होता है, दूसरे का प्रोडक्ट उतना सोल्ड आउट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो बेसिक डिफरेंस होगा किन्हीं भी 2 बिजनेस में, वो मैन पावर का होगा, कि किसके पास मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए आप देखो, जब कोई भी पर्सन एक जगह से जॉब छोड़कर दूसरी जगह जाता है तो उसको हाइक मिलता है सैलरी में। क्यों मिलता है? क्योंकि वो राइवलरी के वहाँ से आया होता है, उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। तो जिसकी मैनेजमेंट जितनी ज़्यादा एफिशिएंट, उसको उतना ज़्यादा एडवांटेज। फेवरेबल लोकेशन, अब 2 अलग अलग शॉप हैं, एक बिल्कुल मेन रोड पर है, ऑन रोड शॉप है, या किसी शॉपिंग मॉल में, बढ़िया शॉपिंग मॉल में है,
और एक ऐसे ही कहीं किसी छोटी मोटी गली के अंदर है, दोनों के पास सेम मटेरियल है, दोनों के पास सेम चीज है, लेकिन किसकी ज्यादा चलेगी, किसका नाम ज्यादा होगा, जो प्राइम लोकेशन पर होगा। तो फेवरेबल लोकेशन होनी चाहिए। इसमें है तो बहुत सारे, मैं बहुत सारे नहीं लिखवाऊंगा। क्वालिटी, क्वालिटी जिसकी अच्छी होगी प्रोडक्ट की उसका नाम होगा। पास्ट परफॉर्मेंस पे आपकी गुडविल चलती है, पास्ट परफॉर्मेंस पे। आपकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, आपकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। ऐसा तो नहीं आपने एक बार प्रोडक्ट सोल्ड कर दिया उसके बाद आप पूछते भी नहीं हो, फीडबैक भी नहीं लेते। कस्टमर आपको फोन कर रहा है कि जी आपका जो प्रोडक्ट हमने परचेज किया था उसमें ये डिफॉल्ट आया है, उसमें ये डिफेक्ट आया है, तो इंस्टेड ऑफ उसकी मदद करने के लिए आप उसको एंटरटेन ही नहीं कर रहे हो कस्टमर को, तो इट मीन्स आपकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है। तो जब आपकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है तो उससे आपकी गुडविल पे भी फर्क पड़ता है। तो हैं तो बहुत सारे, ये 5 आप याद रख सकते हो। अच्छा, एक थ्योरी पॉइंट और है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। ये इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। गुडविल की ना 2 तरीके की क्लासिफिकेशन है। एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होता है परचेज्ड गुडविल। विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। 2 तरह की गुडविल है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक परचेज्ड गुडविल। मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने एक इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, आकाश, मेडिकल लाइन में, आईआईटी लाइन में, आई थिंक काफी नाम है उनका। तो उनकी जो गुडविल है वो गुडविल उनकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, यानी वो नाम, वो मान सम्मान जो आपने अपनी मेहनत, खून पसीना एक करके, खूब मेहनत करके जो नाम कमाया है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाता है। अब आज की डेट पे मान लीजिए मैं आकाश को परचेज कर लेता हूं, आकाश के ओनर कहते हैं कि सुमित जी हम इसको नहीं चला रहे हैं, आप इसको परचेज कर लीजिए। तो मैंने आकाश का नाम परचेज कर लिया, तो यहां पर मैंने आकाश के नाम के साथ साथ, क्योंकि नाम ही गुडविल है, मैंने उसकी गुडविल ही परचेज कर ली, तो मेरे लिए अब वो परचेज गुडविल कहलाएगी, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं कहलाएगी। परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल में से एक गुडविल ऐसी है जो आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो, आपकी जर्नल एंट्रीज में, आपके लेजर में, आपके फाइनल अकाउंट में, आपकी बैलेंस शीट में नजर नहीं आती है, वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और उसका सिंपल सा लॉजिक है, क्लास 11th में आप लोगों ने ना एक कंसेप्ट पढ़ा था, क्लास 11th में आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट था कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बुक्स में उसी एसेट को रिकॉर्ड करते हो जिस एसेट के लिए आपने कुछ मनी पे की होती है। मैं उस एग्जांपल लेता हूं उसका, मान लीजिए आप लोग हैं, आपको लगा यार सुमित सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, मजा आ गया, तो आप में से एक बच्चे ने मुझे अपनी BMW गिफ्ट कर दी। क्या सर बड़ा अच्छा लगा आपसे पढ़ के ना, पूरा 12th हमने आपसे पढ़ा, बड़ा अच्छा पढ़ाया, मुझे अकाउंट से डर लगता था, आपके यहाँ पे आके अकाउंट से डर नहीं लगा, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई BMW दे दे। तो मैं भी क्यों मना करूँगा सर, गाड़ी आ रही है, क्या टेंशन है, बट उसका इंश्योरेंस भी महंगा है। मैं कहा यार वो भी करवा देना बाद में, चलो जोक सपाट। अब मैंने आपसे BMW ली, आपने मुझे दी, सॉरी, अब मैं उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा क्या? मैं उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता एज पर कॉस्ट कंसेप्ट, एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। रीजन भी कि मैंने उसके लिए कुछ पेमेंट नहीं करी। जब तक मेरी जेब से किसी एसेट के लिए पैसा नहीं जाएगा मैं उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। यही कंसेप्ट यहां लगता है, यहां अप्लाई होता है कि क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल में आपकी जेब से आपने गुडविल के लिए कुछ पे नहीं किया, आपने गुडविल के लिए कुछ पे नहीं किया, तो वो आपका एसेट कंसीडर करके आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। परचेज गुडविल में आपने एसेट परचेज किया, उसके अगेंस्ट में आपने कंसीडरेशन
समथिंग इन रिटर्न पे किया है, तो आप परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हो। तो यही रीज़न है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, बट परचेज गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड होती है। तो ये तो हमारा थ्योरी पार्ट था यहाँ तक। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसकी वैल्यूएशन के ऊपर। यहाँ पे आपका कोई डाउट अभी तक थ्योरी में है नहीं? वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया था अभी कि हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमने बात की थी एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक एक करके समझेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, अच्छा इस चैप्टर में ना सिर्फ ये फॉर्मूलेज ही हैं। इस चैप्टर में ये सिर्फ वैल्यूएशन है कि गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करो। इस चैप्टर में आपके पास कोई जर्नल एंट्री, कोई लेजर, वो सब नहीं है। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो एक वर्ड आया यहां पर, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। इस पे भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू सम ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे आप किसी भी चीज का प्रॉफिट एवरेज निकालते हो ना, तो ये तो वो एवरेज है। यहाँ पर आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और उस एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेज ईयर से। अब सवाल उठता है, सर ये नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ परचेज ईयर से मतलब होता है कि हमने जिसका बिजनेस टेक ओवर किया उसके नाम का एडवांटेज मैं कितने साल तक मुझे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आकाश इंस्टीट्यूट परचेज कर लिया, मैं आकाश के नाम से अपना कोचिंग का बिजनेस करता हूँ। अब मुझे पता है कि पहले साल, दूसरे साल अगर मैं ज़्यादा मेहनत नहीं भी करूँगा, बहुत हाई क्लास टीचर्स अपॉइंट नहीं भी करूँगा, फैकल्टीज़ का लेवल मैंने गिरा दिया, फिर भी मैं उस आकाश इंस्टीट्यूट के नाम पर, आकाश के नाम पर मैं पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन ऐसा कई साल तक तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट टाइम तक ऐसा होता ही रहेगा, नहीं सर। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसे जैसे स्टूडेंट्स को पता लगेगा कि यार सिर्फ नाम है, लेकिन अब फैकल्टी का वो लेवल नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था, तो मेरा रेवेन्यू जनरेशन गिरेगा। तो बेसिकली नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब है कि जिसका मैंने नाम परचेज किया है, बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए मैं कितने टाइम सिर्फ उसके नाम का खा सकता हूँ, कितने टाइम मैं सिर्फ उसके नाम पे कमा सकता हूँ, उसको कहा जाता है नंबर ऑफ परचेज ईयर। आपके लिए टेंशन की बात इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको हमेशा गिवन होंगे, आपको कैलकुलेट नहीं करना। नंबर ऑफ परचेज ईयर हमेशा गिवन होते हैं। बताओ भाई, आया समझ? सर नंबर ऑफ परचेज ईयर से मेरा मतलब है कि जिसका नाम मैंने खरीदा है उसके नाम पर मैं कितने साल तक खा सकता हूं, यानी उसके नाम पर मैं कितने साल तक कमा सकता हूं बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए। कि भाई आकाश इंस्टीट्यूट का मैं नाम परचेज करता हूं, उसने बोला कि यार मैं एवरेजली पिछले 5 साल में 10 लाख रुपए कमाता हूं हर साल, और अब आप ये नाम ले रहे हो तो देखो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, 4-5 साल तो आप वैसे ही कमा जाओगे। तो ये जो 4-5 साल में वैसे ही कमा जाऊंगा वो मेरे नंबर ऑफ परचेज ईयर है। तो क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपके सामने। प्रॉफिट फॉर द 5 years एंडिंग ऑन 31 मार्च आर एज फॉलो। ईयर 2015 4 लाख का प्रॉफिट था, 2016 में 3,98,000 का प्रॉफिट था, 2017 में 4,50,000 का प्रॉफिट था, 2018 में 4,45,000, 2019 में 5 लाख। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 year परचेज ऑफ 5 year एवरेज प्रॉफिट। आपको हर क्वेश्चन में 2 अलग अलग ईयर्स गिवन होंगे, एक एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए और एक नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, दोनों अलग अलग गिवन होंगे। अब जैसे यहाँ पर आपको एवरेज कितने साल का करना है, 5 साल का, और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने गिवन है, नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको गिवन है 4। तो आइएगा, ये फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट, सिंपल मेथड, गुडविल, एवरेज प्रॉफिट, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। यानी ये आपकी मेन रिक्वायरमेंट है
और ये आपका वर्किंग नोट है, आप ये कह सकते हो, ये आपका वर्किंग नोट है। अब जैसा कि मैंने क्वेश्चन में आपको बताया कि आपको अलग अलग ईयर्स के अलग अलग प्रॉफिट गिवन है। पिछले 5 साल के प्रॉफिट गिवन है 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस 5 लाख। तो ये पिछले 5 साल के प्रॉफिट एवरेज करोगे आप, इसको डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। चेक करें जरा कितना आएगा ये। फोर लाख प्लस 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000 प्लस 5 लाख, 21,93,000 डिवाइडेड बाय 5, 4,38,600 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया पिछले 5 साल का। वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 4,38,600 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं 4 ईयर्स। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, बट आप ना कंफ्यूज मत होना। बस आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो किन दो में, एक तो इस नंबर ऑफ परचेज ईयर जो गिवन है और एक ये जो एवरेज ईयर्स गिवन है। एवरेज ईयर का मतलब होगा जितने साल के प्रॉफिट गिवन है वो, और ये आपको अलग से गिवन होगा परचेज ईयर के नाम से। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक एवरेजली एक साल में इतना प्रॉफिट कमाता हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगले 4 साल तक मैं सेम प्रॉफिट कमा सकता हूँ विदाउट एनी चेंजेस। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरी गुडविल आ गई 17,54,400। अब एक टॉपिक आता है आपके पास, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल व्हेन एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग abnormal losses or abnormal gains are given। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी अगर आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है। एडजस्टमेंट्स किसकी गिवन है, एबनॉर्मल लॉसेस की या फिर एबनॉर्मल गेन्स की। पहला सवाल चलिए, एबनॉर्मल लॉसेस क्या है। एबनॉर्मल लॉसेस आप लोगों ने पढ़े थे, कुछ एग्जांपल्स अगर मैं इसके लूं, जैसे आग लग गई सर, लॉस बाय फायर, कुछ भी ऐसा नुकसान जो आपका इस साल हुआ है लेकिन नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, कोई भी ऐसा नुकसान जो रेगुलर नहीं है। भाई आग लगेगी, कोई अग्निदेव को हमसे स्पेशल प्रेम थोड़ी है कि हर साल ही वो प्रकट हो जाएंगे हमारे गोडाउन में, नहीं। इस बार आग लगी, हमारी बदकिस्मती थी, अब शायद नहीं लगेगी, हम और प्रिकॉशंस लेंगे। तो ये लॉस बाय फायर या इसी तरीके का कोई भी लॉस हो, लॉस बाय थेफ्ट, कुछ भी हो, वो आपका एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल गेन से मेरा मतलब होता है जैसे इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलती है आपको, इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलती है आपको, ये आपका एबनॉर्मल गेन है, ये आपका एबनॉर्मल गेन हो जाता है। अब अगर आपको क्वेश्चन में अलग अलग एडजस्टमेंट्स गिवन है, एबनॉर्मल लॉसेस की भी एडजस्टमेंट गिवन है और एबनॉर्मल गेन्स की भी एडजस्टमेंट गिवन है, तो आपको करना क्या है, आपको जो भी प्रॉफिट गिवन होगा वो गिवन प्रॉफिट इस लॉस को माइनस करने के बाद आया होगा और इस गेन को प्लस करने के बाद आया होगा। लेकिन हमें जो चाहिए होता है ना, हमें चाहिए होता है एवरेज, और एवरेज को मैं कह सकता हूं नॉर्मल। भाई मैं उससे ये मान लीजिए उसने मुझे बोला कि सर मुझे ना इस साल 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उस 5 करोड़ में से 4 करोड़ तो मेरी इंश्योरेंस कंपनसेशन है जो मुझे इस साल रिसीव हुई है। तो एज अ बायर जब मैं गुडविल कैलकुलेट करूंगा कि मुझे कितना पे करना है, तो मैं इंश्योरेंस कंपनसेशन थोड़ी कैलकुलेट को मैं अपना प्रॉफिट मानूंगा, मैं तो नॉर्मल प्रॉफिट देखूंगा ना। भैया आप बिजनेस से कितना कमाते हो, ये जो ऊट पटांग हरकतों की वजह से प्रॉफिट या नुकसान हुआ, ये तो चलो इस साल की बात थी, नेक्स्ट ईयर थोड़ी होगा। तो एवरेज प्रॉफिट लेते वक्त हमेशा हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट लेते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट लेने का मतलब है कि आपके एबनॉर्मल आइटम्स का इम्पैक्ट जो कि आपके गिवन प्रॉफिट में होगा
उसको नलिफाइड करना है, उसको जीरो करना है। तो जो एबनॉर्मल लॉसेज आपको गिवन है वो माइनस हुए होंगे, तो उसको वापस प्लस कर लो, और जो एबनॉर्मल गेन रहे होंगे वो प्लस हुए होंगे, उनको वापस माइनस कर दो। जब आप ये कर देंगे तो आपके पास जो निकल कर आएगा उसको कहा जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके साथ। दिव्या परचेज्ड ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स वर 2016-17 का प्रॉफिट आपने जो शो किया था वो था 1 लाख इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। लेकिन इस 1 लाख में एक 12,500 का एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। अब इंक्लूड डजंट मीन कि उसमें ऐड हो रखा है, वो आपको देखना है। अब क्योंकि अगर वो एबनॉर्मल गेन है तो वो ऐड हो रखा होगा। अगर यहीं पर ये लिख देता इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹12,500 तो फिर वो उसका मतलब वो माइनस हो रखा होता। नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट था 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, तो इसका मतलब 25,000 का कोई एबनॉर्मल लॉस है जो आपने माइनस किया था। नॉर्मल बनाने के लिए उसके इफेक्ट को नलिफाइड करना है तो वापस ऐड कर देंगे। 2018-19 में 1,12,500 का प्रॉफिट शो है, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। 1,12,500 का प्रॉफिट आपने दिखाया और इसमें एक हमारा खर्चा 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम है फर्म की प्रॉपर्टी पे, वो हम लोग नहीं चार्ज कर पाए। अब एक बात सोचो, क्या इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस की जो किस्त होती है, जो इंस्टॉलमेंट होती है, क्या वो पे करना हमारा एबनॉर्मल है? नहीं सर, वो तो हमारा नॉर्मल है। अब वो एक्सक्लूड हो गया। एक्सक्लूड का मतलब है हमने उसे माइनस नहीं किया, तो मुझे उसे माइनस करना पड़ेगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो 2 ईयर परचेज का मतलब हो गया नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं? 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल के आपको एवरेज प्रॉफिट की मदद से आपको निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने का मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये कैसे निकलेगा देखिए। ईयर आपको गिवन है 2016-17, 2017-18, 2018-19। प्रॉफिट जो गिवन है 1,25,000, 1,12,500। अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो एक एबनॉर्मल गेन था 12,500 का, तो गेन था तो इसमें ऐड हो रहा होगा, वो माइनस कर देंगे। एक एबनॉर्मल लॉस था 25,000 का, जो कि इसमें से माइनस हुआ होगा तो प्लस कर देंगे। और 12,500 का मेरा नॉर्मल एक्सपेंस था, 12,500 का मेरा नॉर्मल एक्सपेंस था जो कि माइनस होना चाहिए था बट हुआ नहीं, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आएगा वो आएगा 1 लाख माइनस 12,500, कितना हो जाता है ये? 87,500। ये हो गया 1,50,000 और ये हो गया 1 लाख। तीनों को प्लस कीजिए, जी। तो एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स, तो ये आएगा 1,12,500 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर जो कि आपको गिवन थे 2, 2,25,000 आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट आपको लास्ट 4 ईयर्स का देखना है। गुडविल आपको वैल्यू करनी है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वर
प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, 1,45,000, 1,60,000 एंड 2 लाख। Books of account revealed that abnormal loss of rupees 20,000 was debited to profit and loss account for the year ended 31st March 2016। एक एबनॉर्मल लॉस था 20,000 का जो कि आपने डेबिट कर दिया गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसे वापस ऐड बैक करेंगे। A fixed asset was sold in the year ended 31st March 2017 and gain of rupees 25,000 was credited to P&L account। आपने कोई फिक्स्ड एसेट सोल्ड किया और वो जो फिक्स्ड एसेट सोल्ड किया उस पर प्रॉफिट हुआ था, गेन हुआ था 25,000 का, जिसको आपने गलती से क्रेडिट कर दिया P&L अकाउंट में। तो ये आपका एबनॉर्मल गेन है जिसको आपने क्रेडिट किया हुआ है, उसे वापस आप लोग माइनस करेंगे। इन द ईयर एंडेड 31st March 2018 एसेट ऑफ द फर्म वाज नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब होता है अनदेखा कर देना, यानी नजरअंदाज एक तरीके से कर दिया हमने। फर्म को इंश्योर करना था अपने एसेट्स को, उसने नहीं किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया, जबकि वो प्रीमियम था 15,000। तो क्योंकि वो नॉर्मल एक्सपेंस था और आपको उसे पे करना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो हम उसे माइनस करेंगे क्योंकि वो नॉर्मल एक्सपेंस है इंश्योरेंस प्रीमियम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आप देखिए क्या कीजिएगा, जब हम लोग वर्किंग नोट में आएंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ईयर लिख लीजिएगा 2016, 2017, 2018 एंड 2019, ये आपके ईयर्स हो गए। इनमें प्रॉफिट्स कितना कितना गिवन है, 80,000, 1,45,000, 1,60,000 एंड 2 लाख, ये आपके प्रॉफिट है। अब पहली जो एडजस्टमेंट थी कि एक एबनॉर्मल लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ आपको, वो हुआ 31st March 2016 वाले में। यहाँ पर 20,000 का लॉस था जिसको आप वापस ऐड कर दोगे, एबनॉर्मल। और एक एबनॉर्मल गेन था 31st March 2017 वाले में 25,000 जिसको आप माइनस कर दोगे। तो ये एबनॉर्मल लॉस था तो वापस ऐड बैक हुआ, ये एबनॉर्मल गेन था तो माइनस हो गया। इन द ईयर एंडेड 31st March 2018 एक एसेट का इंश्योरेंस था, तो आपका सिंपल इंश्योरेंस प्रीमियम था जो कि माइनस होना चाहिए था क्योंकि आपका रेगुलर एक्सपेंस है, बट आपने माइनस नहीं किया 31st March 2018 में 15,000 को। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपका रेगुलर एक्सपेंस होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका रेगुलर एक्सपेंस होता है, माइनस होना चाहिए था बट आप माइनस करना भूल गए। ओवरसाइट वर्ड लिखा हुआ है, $80 + 20 1 लाख, 145 - 25 125, 160 + 15 सॉरी ये माइनस होगा, 160 - 15 145 और ये आ गया 2 लाख। अब आप इनको टोटल करके इनका एवरेज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट तो देख लीजिए 1 लाख + 1 लाख 225, $1 लाख + 120 + 145 + 2 लाख डिवाइडेड बाय 4। चेक कीजिए कितना आ रहा है, 141,250। इसको आप उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको गिवन थे कितने, 2 आई थिंक, ये आ गया टोटल 282,500। तो ये सिंपल सा है क्वेश्चन आपके पास। 3 चीजें थी, एक ईयर में एबनॉर्मल लॉस वापस एड बैक हुआ, एक ईयर में एबनॉर्मल गेन माइनस हो गया, और 31st March 2018 वाले में उसने स्पेसिफिकली आपको बोला है कि जो साल हमारा 31st March 2018 है
उसमें ओवरसाइट हो गया यानी अनदेखा हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप एसेट्स का इंश्योरेंस कराते हो उसका जो प्रीमियम है वो रेगुलर एक्सपेंस है। अब रेगुलर एक्सपेंस अगर ओवरसाइट हो गया यानी माइनस करना भूल गए तो ये एरर है, ये कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं है, वो एरर है, उस एरर को आपको ठीक करना है। तो एक रेगुलर एक्सपेंस जो कि पे करना था आपने नहीं किया तो उसे पे कीजिए, माइनस कीजिए, तभी आप नॉर्मल प्रॉफिट पे आ पाओगे। आपने एवरेज किया, मल्टीप्लाई किया, आपके गुडविल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं आपके पास। Geet and Meet are partner in a firm. They admit Geet into partnership for equal share. अभी ये जो एडमिट किया पार्टनर को, तो ये सब अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। It was agreed that goodwill will be valued at 3-year purchase of the average profit of last 5 year. 5 साल का एवरेज प्रॉफिट करना है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 गिवन है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वर, पिछले 5 साल के प्रॉफिट गिवन है। 31 मार्च 2015 90,000 का लॉस, 31 मार्च 2016 1,60,000, 31 मार्च 2017 1,50,000, फिर 65 और 177, तो एक लॉस है, बाकी प्रॉफिट है। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म रिवील्ड दैट फर्म हैड गेन 50,000 सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, और ये गेन आपने गलती से क्या, वैसे तो अकाउंटिंग तो ठीक है, आपने क्रेडिट कर दिया पीएनएल में, तो ये एबनॉर्मल गेन है, पीएनएल में क्रेडिट किया है, उसे वापस आप वहाँ से हटाएंगे, नलिफाइड करेंगे तो माइनस कर देना। एबनॉर्मल लॉस हुआ था 20,000 का 2017 में, तो उसे वापस एड बैक कर लेना। ये दोनों एडजस्टमेंट तो सिंपल है, थर्ड वाली इंपॉर्टेंट है। ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2017 अमाउंटेड टू रुपीज 1 लाख वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 20% ऑन WDV। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन, थर्ड वाली एडजस्टमेंट जब आएगी तब उसको दोबारा से मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। वर्किंग नोट में आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ईयर्स देख लीजिए कहां कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2015 से स्टार्ट हो रहा है 19 तक, 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। प्रॉफिट पहले साल में 90,000 का लॉस, फिर 1,60,000 का प्रॉफिट, 150, 65 एंड 177, 65 एंड 177। अब पहले कहता है 50,000 का एबनॉर्मल गेन 2016 में, 50,000 का एबनॉर्मल गेन 2016 में, और एक एबनॉर्मल लॉस 2017 में। तो एबनॉर्मल लॉस एड बैक हो गया, एबनॉर्मल गेन माइनस हो गया ताकि उसका इफेक्ट इनमें से हट सके। ये 50,000 का एबनॉर्मल लॉस था जो कि इसमें से माइनस हुआ होगा, इसीलिए प्लस हुआ होगा एबनॉर्मल गेन, तो इसमें से ये पहले ही प्लस हो रखा है तो इसीलिए हम हटा रहे हैं। ये 20,000 आपका एबनॉर्मल लॉस था जो कि इसमें माइनस हुआ होगा, तो हम वापस एड बैक कर रहे हैं। अब बात करता हूँ जो थर्ड एडजस्टमेंट थी आपके पास, कि आपने कोई सेकेंड हैंड मशीन परचेज की 1 जुलाई 2017 को और उसको ओवरहॉल कराया। ओवरहॉल का मतलब होता है उसकी स्टार्टिंग की रिपेयरिंग। अब हम लोगों को ये आइडिया पहले से है, 11th क्लास से हम लोग इसको पढ़ते आते हैं कॉस्ट कंसेप्ट में, कि अगर आपने कोई मशीन परचेज की, भले ही वो सेकेंड हैंड क्यों ना हो, अगर आपने कोई मशीन परचेज की है और परचेज करते वक्त आप उसकी रिपेयरिंग को ओवरहॉलिंग करा रहे हो या इंस्टॉलेशन करा रहे हो, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो आप उस मशीन की कॉस्ट में ऐड करते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने की बजाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर आपने उसको रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया, जो कि गलती है। तो अब ये ध्यान रखना, अगर ये 1 जुलाई 2017 की है, अगर ये 1 जुलाई 2017 की है तो ये कौन से साल की होगी, 17-18, यानी 17-18 इस वाले साल में 1 लाख रुपए आपने रिपेयर के नाम पे माइनस किया था। ओवरऑलिंग आपने रिपेयर के नाम पे माइनस किया था, जो कि रिपेयर नहीं था, वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होना था।
अब मेरे को एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखना, अगर मैं 1 जुलाई 2017 को एक मशीन परचेज करके लाता हूँ, उसकी ओवरहोलिंग कराता हूँ 1 लाख से, तो ये मशीन की कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। तो 17-18 पे मुझे इसमें डेप्रिसिएशन लगानी चाहिए थी, और डेप्रिसिएशन का रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 20% WDV। तो 1 लाख का 20% 20,000, 80,000, यानी ये 20,000 का डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए था 2017-18 में, जो कि आपने माइनस नहीं किया। और ऐसे ही हाँ, अच्छा, ये 1 जुलाई को आपने परचेज किया है, तो ये जो डेप्रिसिएशन है आपका 9 मंथ्स का लगेगा, 15,000 आएगा आई थिंक। तो ये 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यानी 15,000 माइनस होना चाहिए था, जो कि माइनस नहीं हुआ। अब हम माइनस कर देंगे। और ऐसे ही फिर मैं नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 18-19 में। WDV है पूरा 20%, तो 17,000 ये माइनस होगा यहां पर। तो ये 2 डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे, 17,000 ये माइनस होगा यहाँ पर। तो पहले साल में 90,000 का लॉस वो अभी भी बरकरार है। 160 माइनस 50 110, 150 प्लस 20 170, 150 160, ये आ गए आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये आ गए आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब मैं निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट, इन सबको प्लस करके 90,000 माइनस होगा, प्लस 1,10,000, तो ये बचा 20,000, प्लस 1,70 ये हो गया 1,90, 1,90 प्लस 1,50 ये हो गया 3,40, 3,40 प्लस 1,60 ये हो गया 5 लाख डिवाइड बाय 5 ईयर्स। तो ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो 1 लाख। और गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 3। तो गुडविल आ गई 3 लाख। ये आपके पास क्वेश्चन है। मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा सम अप करना चाहूँगा इस मशीन वाले पार्ट को, इसको दोबारा मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। आपने 1 जुलाई 2017 को एक मशीन परचेज की 1 लाख की, इसको मशीन परचेज ही बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैं इंस्टॉलेशन ओवरऑलिंग पे कोई खर्चा कर भी रहा हूँ तो वो मशीन की कॉस्ट का पार्ट है। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, मशीन बनती, लेकिन हमने इसको गलती से रिपेयर में डाल के माइनस किया हुआ है, तो इसलिए मैं वापस ऐड बैक कर रहा हूँ। अब इसका सेकंड इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि मुझे इसे कैपिटलाइज करना था तो मुझे इस पर डेप्रिसिएशन लगानी थी। तो पहले साल में 1 जुलाई 17 से 31 मार्च 18 तक इस पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो वो 9 महीने का डेप्रिसिएशन 15,000 माइनस होना रह गया था, क्योंकि पहले तो मैंने इसको मशीन माना ही नहीं था, तो वो माइनस किया। और नेक्स्ट ईयर में फिर डेप्रिसिएशन 20%, क्योंकि WDV है 17,000 लगाना था, वो भी नहीं लगाया होगा, तो वो माइनस किया। बाकी सब सेम है जो आपने पहले देखा था। अभी मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड बताया, अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड इस टॉपिक का और पहले मेथड से ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन के आने के चांस, अगर इंडिविजुअल इसी चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो यहां से क्वेश्चन के आने के चांस ज्यादा होते हैं। फॉर्मूला गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहां पर जो नया टर्म है वो है सुपर प्रॉफिट। पहले होता था एवरेज प्रॉफिट, इस बार आ गया सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज या नंबर ऑफ परचेज ईयर पहले भी था, नंबर ऑफ परचेज ईयर अभी भी है। मैं वर्किंग नोट में आता हूं और चेक करते हैं कि ये सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्चुअल प्रॉफिट जो आपने कमाया वो कितना ज्यादा है एवरेज प्रॉफिट जो लोग कमाते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। एवरेज प्रॉफिट का भी एक फॉर्मूला है, कैपिटल जो आपने लगाई वो मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का भी एक फॉर्मूला है कि आपने कितना लगाया कैसे पता लगेगा। तो उसका फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी।
टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। मैं इसको समझाता हूं थोड़ा सा। मान लीजिए ये एक इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री है आपकी कोचिंग इंडस्ट्री। एक पर्टिकुलर एरिया की एक कोचिंग इंडस्ट्री है जिसमें नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर्स रन करते हैं। अब मैं इस एरिया में अपना एक कोचिंग सेंटर ओपन करना चाहता हूं, सुमित सर क्लासेस। मैं इसमें ओपन करना चाहता हूं अपनी सुमित सर क्लासेस। अब मैंने जब इस इंडस्ट्री की थोड़ी सी स्टडी की तो मुझे पता लगा कि यहाँ का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10% पर एनम। अब मैंने पूछा कि भाई ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी एनआरआर का क्या मतलब है, तो इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे बताया कि सर जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा पाओगे, यानी जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसका 10% आप कमा के ले जाओगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया 10 लाख, पैसे की कमी नहीं है, मैंने इन्वेस्ट किया 10 लाख। अब इस 10 लाख का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% देखूं तो मुझे एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट मैं बोलूंगा, एवरेज प्रॉफिट बोल लो या नॉर्मल प्रॉफिट बोल लो। नॉर्मल प्रॉफिट मुझे कितना होना चाहिए था? नॉर्मल प्रॉफिट मुझे होना चाहिए था 1 लाख पहले साल में, मान के चलो, लेकिन मैंने एक्चुअली अर्न कर लिया 1,50,000। तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एक पर्टिकुलर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 10%। जितना लगाओगे कैपिटल लगाओगे आप उसका 10% कमा जाओगे। मैंने 10 लाख लगाया तो लोगों को लग रहा था कि मैं 10 लाख का 10% 1 लाख कमाऊंगा, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट है। बट मैं कितना कमा गया? मैं कमा गया 1.5 लाख। तो कितना नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमा गया? मैं नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा कमा गया? 50,000। वो 50,000 कहलाएगी मेरी सुपर प्रॉफिट। एक सवाल आता है स्टूडेंट का कि सर क्या सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट इनके वैल्यूएशन से गुडविल की वैल्यू सेम आएगी? नहीं सर, सेम नहीं आएगी, अलग अलग आएगी। तो ये हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड है। इस पूरे फॉर्मूले में एक टर्म ये भी थी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड। ये आपको जो थर्ड बुक है आपके पास एनालिसिस वाली, उसमें भी बहुत काम आएगी रेशियोज के चैप्टर में। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल जो इन्वेस्ट हुई है। तो मान लो ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में ये आपके टोटल एसेट्स हैं, ये आपकी कैपिटल है और ये आपकी लाइबिलिटी है। तो मुझे ये निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी, बस। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है सर, ये बैलेंस शीट से ड्राइव हुआ है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके सामने। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज ₹1 लाख। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। अब ध्यान रखना गुडविल के क्वेश्चन में अगर परसेंटेज गिवन है तो वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की ही परसेंटेज है। 15% नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का 30, 36, 42। गुडविल is to be valued at 2-year purchase of the last 3 years super profit. Calculate the goodwill of the firm. तो सॉल्व करते हैं सर, सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए? एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट कह लो या एवरेज प्रॉफिट कह लो, क्योंकि पिछले 3 साल का आपको एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है। 30 + 36 + 42 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा? आई थिंक 37,000 नहीं, $36,000। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो 36,000 - 15,000,
तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 21,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर है 2, तो 21,000 इंटू 2 रुपीज 42,000। तो ये सिंपल क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, यानी एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज 22 लाख एंड 5,60,000। तो इन्हें माइनस करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड एट 2.5, 2.5 यानी 2.5 परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया आपका एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो कि आपको गिवन है 8 लाख, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड का भी आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी इनटू NRR बाय 100। तो चेक कर लो जरा, टोटल एसेट्स आपको गिवन है 22 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटी 5,60,000, उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि आपको गिवन है 10%। तो 8 लाख माइनस इसको देखो कितना आएगा 6, 16 लाख 40,000 का 10%, 1,64,000। तो 8 लाख माइनस 1,64,000 6,36,000, ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। और 6,36,000 सुपर प्रॉफिट आया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर जो कि आपको गिवन है 2.5, तो आपकी गुडविल आ गई 15,90,000। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें जो न्यू पॉइंट था वो ये था कि आपको टोटल एसेट और आउटसाइड लायबिलिटी गिवन थे। क्वेश्चन रीड करता हूं नेक्स्ट। इसके बाद कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा इज रुपीज 2 लाख, द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, एनुअल सैलरी टू पार्टनर इज रुपीज 12,000 ईच। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कई बार। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years 60, 72 and 84,000. Goodwill is to be valued at 2 year purchase of last 3 year average super profit. तो बाकी सब तो सेम है, बस वो है कि पार्टनर को सैलरी दी जाएगी। तो आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट आपको गिवन है क्या, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट गिवन है, तो आप एवरेज करोगे 60 प्लस 72 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 3, चेक करो कितना आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। करना जरा कितना आ गया ये 72,000। इसमें से माइनस कर देना, क्योंकि देखो ये क्या निकल कर आया है, अब ये निकल कर आया है आपका एवरेज प्रॉफिट, लेकिन अब ये पर ईयर हो जाता है। जब आप एवरेज करते हो तो वो पर ईयर हो गया, यानी एवरेजली एक साल में 72,000 कमाते हैं हम लोग। अब इसके आगे एक एप्रोप्रिएशन और बता दी क्वेश्चन ने पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या कि दोनों पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड की जाती है 12,000 पर एनम। तो एनम तो लिखा, एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर इज 12,000 ईच, तो 12 इंटू 2 24,000 और इसमें से माइनस होगा, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 2 लाख, उसका 15% 30,000 आ जाएगा। तो वो पार्ट इस बार इजी है। तो आई थिंक ये आ गया आपके पास 48 माइनस 30 18,000 नंबर ऑफ परचेज ईयर इज 2, तो गुडविल आ गई 36,000।
तो जो मेन खतरा है वो यहां पर है। बाकी सब ठीक है। अगर कोई भी एप्रोप्रिएशन गिवन है, पार्टनर सैलरी गिवन है, कुछ भी एप्रोप्रिएशन गिवन होती है, तो उसको फिर आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके माइनस करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं। एक कंपनी है आइडियल मार्केटिंग जो कि अर्न करती है एवरेज प्रॉफिट 4 लाख पिछले 5 साल में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड का है 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर 10% है तो ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का। और बैलेंस शीट गिवन है। अब ध्यान रखना, अगर बैलेंस शीट गिवन है तो इट मीन्स वो बैलेंस शीट सुपर प्रॉफिट मेथड की बात कर रहा हूं मैं। अगर बैलेंस शीट गिवन है सुपर प्रॉफिट मेथड में, तो वो बैलेंस शीट आपके काम आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए। लायबिलिटीज में कैपिटल, करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट भी कैपिटल का ही पार्ट होता है। रिजर्व भी कैपिटल का ही पार्ट होता है। क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आउटसाइड लायबिलिटी हो गई। और टोटल एसेट आपके पास 23 लाख गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। If it is valued at 3 year purchase of super profit. Done sir. एक चीज का ध्यान रखना सर, एसेट साइड, और मैं सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए बता रहा हूं। एसेट साइड जो आपको इन्वेस्टमेंट दी है ना, तो अभी आप ये पढ़ोगे, थर्ड बुक में और पढ़ोगे इसको, अभी थोड़ा सा समझ लो कि इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की होती है। एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गई कि हमने इन्वेस्टमेंट लेंगे बेचेंगे, लेंगे बेचेंगे। नॉन ट्रेड हो गई लेके छोड़ दिया लंबे समय के लिए। तो अब जब आप यहाँ पे टोटल एसेट कैलकुलेट करते हो, तो टोटल एसेट कैलकुलेट करते वक्त इन्वेस्टमेंट का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसको याद रखना है आपको। इन कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होगी और ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होगी। इसको हम लोग और डिस्कस करेंगे, या आप लोग इसको आगे और पढ़ोगे जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अभी अपने लेक्चर्स में। अभी बस आपको मैं इतना ही समझाऊंगा, इससे ज़्यादा इसमें नहीं समझाऊंगा कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको इंक्लूड नहीं करना है टोटल एसेट में, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट इंक्लूड करना है। दूसरी चीज़, अगर आपकी बैलेंस शीट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है तो आप उसे हमेशा ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान के नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान के चलेंगे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्वेश्चन में वो देगा बैलेंस शीट में कि हाँ जी ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। अगर नहीं दिया तो फिर वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी और वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होगी टोटल एसेट में। अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सुपर प्रॉफिट के वक्त एवरेज प्रॉफिट चाहिए, वो तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास नहीं है तो वो मैं निकालूंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट कैसे आएंगे? टोटल एसेट आपको गिवन है, टोटल एसेट आपको गिवन है कितने? 23 लाख। उसमें से इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्ट है, क्योंकि खाली इन्वेस्टमेंट लिखा है तो खाली इन्वेस्टमेंट लिखा है तो आप उसे नॉन ट्रेड मान के चलेंगे और उसे हटाना पड़ेगा, वो आपके टोटल एसेट का पार्ट नहीं बनेगा। 23 माइनस 1 लाख और आउटसाइड 5,60,000। तो 23 माइनस 1 16,40,000। 16,40,000 आपका ये आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। 4 लाख माइनस 16,40,000 का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप यूज करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा जैसे आप करते आए हो। 4 लाख माइनस 164
जो भी आएगा आपके पास 236 और सुपर प्रॉफिट आप यूज़ कर देंगे। तो बेसिकली पंगा इसका नहीं है, पंगा सिर्फ मुझे आपको इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट समझाना था इंटू 3। तो वो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट आप ध्यान रखना। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट में। एक, अगर इन्वेस्टमेंट सिर्फ लिखा है तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपकी टोटल एसेट में काउंट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।